अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। 6.4 है जी आपके पास, इवेल्युएट द इंटीग्रल्स बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको मैंने 4 केसेस बताए थे, अगर आपको वो याद हो तो उन्हीं केसेस की मदद से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 5 - x ओवर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर सिर्फ उसी वक्त क्वाड्रेटिक रहता है जब उसकी आपके पास फैक्टराइजेशन ना हो सके। अगर उसकी फैक्टराइजेशन हो जाए तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 1s are 6, 3 2s are 6 करेंगे और 3 और 2 आपके पास 5 बन जाएगा। यानी कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, अपने कोफिशिएंट को, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को अपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 6। अब आप देखो 6 किस किस के टेबल में आता है। एक आपके पास 2 3s are 6 होता है और एक आपके पास 6 1s are 6 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है यहाँ 6 के साथ प्लस का साइन है। इट मींस आपने देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको आप प्लस करें तो आपके पास सेंटर वाला बने। तो 2 और 3 है जिसको आप प्लस करें तो आपके पास सेंटर वाली टर्म आ जाती है। तो फिर इस 5x को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 3x और 2x में। उसके बाद आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। पहली दो में से आपने देखना आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, फिर आपने अगली दो में से देखना आपके पास क्या कॉमन आ रहा है। तो पहली दो में से मेरे पास x कॉमन आ रहा है। जब आप x कॉमन करेंगे, यहाँ पर x की दो पावर्स हैं, एक कॉमन चली गई, एक आपके पास अंदर आ जाएगी, प्लस एज इट इज आ जाएगा, 3 आएगा और ये x आप कॉमन ले चुके हैं। फिर 2 और 6 में से आपको पता है 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास रह जाएगा x प्लस 3। उसके बाद x प्लस 3 इधर भी, x प्लस 3 इधर भी, x प्लस 3 को आप कॉमन कर लें तो बाकी आपके पास रह जाएगा x प्लस 2। तो अब आप देखें कि क्वाड्रेटिक आपके पास जो फैक्टर था या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको जब आपने फैक्टराइज किया तो आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी अब x की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो दोनों आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं और दोनों ही आपके पास नॉन रिपीटेड है, ठीक है। लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड है। तो आपने देखा था कि जब आपके पास लीनियर फैक्टर्स और नॉन रिपीटेड आए तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह से रिजॉल्व करते हो। आप एक कांस्टेंट लिखोगे, उसके नीचे आपने अपना पहला लीनियर फैक्टर लिखना है, फिर प्लस आप दूसरा कांस्टेंट लिखेंगे, उसके नीचे आपने अपना दूसरा लीनियर फैक्टर लिखना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पेश आई हमें ऐसा करने की। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास जो है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। डिफिकल्ट है हमारे पास इसको इंटीग्रेट करना। फिर हम पार्शियल फ्रैक्शंस का सहारा लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में हम बेसिकली अपने एक सिंगल रैशनल एक्सप्रेशन को, रैशनल फ्रैक्शन को एक से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन के सम की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को एक से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन के सम की फॉर्म में लिख लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपको इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। मतलब आप ये जो प्रोडक्ट वाली टर्म आ रही है इससे आप बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप a और b की वैल्यूज फाइंड करते हैं। a और b की वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप यहाँ पर वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज अब आपके पास इक्वल है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जो आपके पास इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वही इसकी इंटीग्रेशन का भी आंसर है, ठीक है। तो इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं जब हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन इस तरह की आ जाती है कि उसको सिंप्लीफाई करना, इंटीग्रेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हमारी एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर देती है, जिससे हमारा डिनोमिनेटर जो है उसमें अगर प्रोडक्ट में टर्म आ रही है तो हम उससे बच जाते हैं। अब a और b की आपको वैल्यू चाहिए। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लें। एलसीएम आपके पास x प्लस 2 भी आ जाएगा, x प्लस 3 भी आ जाएगा। मैं यहां लिखती हूँ, देखें एलसीएम आपके पास आएगा x प्लस 2 और एलसीएम आपके पास आएगा x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो कि जो आपका एलसीएम आ रहा है उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, और उससे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें।
ये x प्लस 3 आपका इस x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ पर आपके पास बच रहा है b इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, b इंटू एक्स प्लस 2। ये तो आपकी राइट हैंड साइड है। और आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे जी आपके पास लिखा हुआ है 5 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब आप अगर गौर करो तो आपके दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर ऐसे समझ नहीं लगती तो ये दोनों यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, दिस इज द डिनोमिनेटर, यानी कि ये दो टर्म्स यहाँ पर आपकी डिवाइड हो रही हैं, इधर आकर मल्टीप्लाई होंगी। जब आप इधर आकर मल्टीप्लाई करोगे तो वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास 5 माइनस एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यही चीज यहाँ लिखी है, 5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब आपको समझ लगी कि ये कैसे आया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 वाली वीडियो थी उसमें आई वॉज लिटिल बिट स्लीपी और कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे थे कि जहां पर मैं झोंके ले रही थी और मैं कुछ चीज आपको जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाई, तो इसलिए वहां पर मैंने ये चीज नहीं बताई कि ये कैसे आया। मैंने जस्ट आपको यही बताया कि एलसीएम लिया, आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लें और कैंसिल होकर आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो मे भी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि यहाँ से डिनोमिनेटर्स कहाँ गए, ठीक है। तो मैंने अब आपको बता दिया कि वो इस तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए। आप क्या करते हैं, ये आपके दो लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को आप वन बाय वन जीरो के इक्वल रखते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक दफा आप एक्स प्लस 2 को इक्वल रखेंगे जीरो के, एक दफा आप एक्स प्लस 3 को रखेंगे इक्वल जीरो के। आपकी मर्जी है, आप जिसको मर्जी पहले जीरो के इक्वल रख लें। यहां से एक आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी -2 और दूसरी आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी -3, ठीक है। सबसे पहले मैंने -3 वाली वैल्यू पुट कर लिया, आप अगर -2 वाली भी पहले पुट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पुट किसमें करनी है, ये जो आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आई है इसमें आपने पुट करना है। तो x की जगह पर -3 पुट करने लगी हूं मैं, 5 एज इट इज, ये वाला माइनस भी एज इट इज, यहाँ x की जगह मैंने लगा दिया -3। यहां पर जब आप x की जगह पर -3 लगाएंगे, -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 a से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। यहां पर मैंने x की जगह पर लगा दिया -3 + 2 साथ वैसे, -3 + 2 करेंगे तो वो आपके पास -1 होता है, -1 इंटू b करेंगे तो आपके पास -b आना है, इसलिए मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा था। उसके बाद मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस आप इधर शिफ्ट कर दें, तो आपके पास -8 आ गई b की वैल्यू, ठीक है। अब आपने इसी इक्वेशन नंबर 1 में एक दफा x को -3 रखा है, एक दफा आपने x को -2 रखना है। ऐसा करने से क्या होगा, -3 रखने से आपको b की वैल्यू मिली है, तो -2 रखने से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने -2 रखा, पहले आप यहाँ पे देखें 5 माइनस x है, x की जगह पर मैंने -2 रखना है, ठीक है। a है, यहाँ x की जगह जब -2 रखूंगी, यहाँ -2 रखूंगी, आई गेट -2 + 3, ठीक है। यहाँ जब -2 रखूंगी तो -2 + 2 0, अब मेरे पास b वाली ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ये वाली एक टर्म बचेगी और एक ये वाली बचेगी, ठीक हो गया। अब आप ये देखें, यहाँ पर मेरे पास 5 माइनस x था, मैंने x की जगह पर -2 लगा दिया। यहाँ पर मेरे पास a इंटू एक्स प्लस 3 था, तो यहाँ मैंने x की जगह पर -2 लगा दिया +3, और ये मैंने आपको बता दिया कि 0 आपके पास कैसे आया। अब ये 3 - 2 करेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ 1 साथ डालना चाहते हैं आप डाल लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 यू गेट 7, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन थी, आपके पास था जी 5 - x ओवर x + 2 इंटू x + 3 इज इक्वल्स टू, आपने इसको लिखा था a ओवर x + 2, ठीक है, प्लस b ओवर x + 3। तो यहां पर मैंने a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की है।
अभी आपके पास निकली है 7, तो ये देखिए मैंने एक ही जगह पर 7 लिखा है, नीचे x+2 वैसे ही। b की वैल्यू आपके पास -8 निकली थी, यहाँ मैंने लगाया -8, नीचे x+3 वैसे ही। फिर मैंने कहा इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास इंटेग्रल आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटेग्रल आ जाएगा और यहाँ पे भी इंटेग्रल आ जाएगा, ठीक है। और dx लगाना नहीं आपने भूलना, बिकॉज आपका वेरिएबल जो इसमें है वो x इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद इसको नहीं आपने कुछ करना लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को ही मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया है, तो मैं अगर सिर्फ अपनी राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर लूं तो मुझे इसके इंटेग्रल का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें 7 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, -8 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर आप देखो नीचे वाली टर्म की पावर 1 आ रही है, इट मीन्स कि आपका हो सकता है कि ये लॉग में चला जाए, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में पावर 1 हो तो आपके पास इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में जाता है, लेकिन शर्त ये कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो। तो आप देखो यहाँ पर अगर आप x+2 का डेरिवेटिव देखते हो तो x का डेरिवेटिव 1 है और 2 का डेरिवेटिव आपके पास 0 है, तो 1 + 0 क्या होता है 1, तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो नीचे वाली टर्म आपकी लॉग में आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये -8 एज इट इज, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 होता है, नीचे वाले की पावर 1 है, ठीक है। अब आपने चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव आपके पास ऊपर मौजूद है, तो 1 + 0 1 आपके पास ऊपर मौजूद है, तो जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाली टर्म आपके पास लॉग में आ जाती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि अगर आपके पास f' ऊपर पड़ा है और आपका फंक्शन नीचे पड़ा है, फंक्शन नीचे पड़ा है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास होता है लॉग ऑफ योर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद लॉग से पहले जो टर्म लिखी होती है वो आपके पास पावर में आ जाती है, ये आपके पास आ जाएगा log x+2 की पावर 7, यहाँ पर log से पहले 8 लिखा है तो ये भी पावर में चला जाएगा, आपके पास आ जाएगा log x+3 की पावर 8, ठीक है। उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं, log x/y अगर लिखा हो तो आप लिखते हैं log x - log y, ठीक है। और अगर आपके पास दो log सब्ट्रैक्शन में दिए हुए हैं तो उसको सिंगल log में रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको डिवीजन में चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने x+2 की पावर 7 लिखा और ओवर में x+3 की पावर 8 लिखा है, और क्योंकि आपको पता है कि अब आप इनडेफिनेट इंटेग्रल्स को स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी ऐड होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है जी 5x - 7 ओवर x² - 2x - 15। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं बताती चलूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं पे मैं इंटेग्रल का साइन साथ साथ लेकर चल रही हूँ, कहीं पे मैं रिमूव कर देती हूँ, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लें, फिर एंड पर इंटेग्रल का साइन लगा लें, कोई मसला नहीं है। और अगर जब तक आप उसको फैक्टराइज कर रहे हो आप तब तक अगर इंटेग्रल का साइन लेकर चलना चाहते हो तो आप लेकर भी चल सकते हो। बेटर वे यही होता है कि आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, एंड पर आप कहें इंटीग्रेट बोथ साइड्स और फिर आप इंटेग्रल के साइन अप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास है जी 5x - 7 ओवर x² - 2x - 15, यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने लगे हैं। आप देखें आपके हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है और आपकी कांस्टेंट टर्म -15 है, तो -15 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट -15, ठीक है। अब आपने देखना है 15 आपके पास किस किस के टेबल में आता है, तो एक आपके पास 3 5s are 15 होता है, या आप 5 3s are 15 कह लें, और दूसरा आपके पास 15 1s are 15 होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 15 के साथ आपके पास माइनस का साइन है, तो आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसको मैं माइनस करूं तो मेरे पास 2 आ जाए। तो मुझे पता है कि 5 - 3 करूंगी तो आई गेट 2, ठीक है। तो फिर मैंने लिख लिया कि एक फैक्टर मेरे पास 5x आएगा, दूसरा फैक्टर 3x आएगा, ठीक है। x में 5 और 3 के साथ क्यों लगा रही हूं, बिकॉज आई एम स्प्लिटिंग दिस टर्म, और अगर इस टर्म के साथ आपके पास x मौजूद है तो आपके पास फिर इधर भी x आएगा। उसके बाद आप देखो कि अगर यहाँ आपके पास माइनस का साइन है तो आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं उन दोनों के साथ ऑपोजिट साइन आएंगे, बड़ी वैल्यू जो होगी उसके साथ सेंटर वाला साइन आएगा और जो छोटी वैल्यू होगी उसके साथ उससे ऑपोजिट साइन आएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ मैंने सेंटर वाला साइन लगाया माइनस का, और जो छोटी वैल्यू थी उसके साथ फिर मैंने प्लस लगा दिया। अब आपके पास ये 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली दो में से आप x कॉमन करेंगे, अंदर आपके पास x - 5 रह जाएगा, दूसरी दो में से आप 3 कॉमन करेंगे, अंदर आपके पास x - 5 रह जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x - 7 ओवर x + 3 और x - 5, ठीक है।
अब आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों अगेन आपकी लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, तो फिर लीनियर और नॉन रिपीटेड को आप लीनियर और नॉन रिपीटेड को आप पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे रिजॉल्व करते हो? आप लिखते हो, पहले कांस्टेंट लिखोगे एक, उसके नीचे अपना पहला लीनियर फैक्टर, फिर प्लस दूसरा कांस्टेंट लिखोगे, उसके नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर। अगेन आपने दोनों साइड्स पे एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास आएगा x+3 और x-5, ठीक है। एलसीएम आपके पास आएगा x+3 और x-5। अब जो आपके पास एलसीएम आया उससे आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें। जिस टर्म का आप एलसीएम ले रहे होते हैं ना, उस टर्म को आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया, तो मैं इन दोनों टर्म्स को अपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करने लगी हूं। एलसीएम मेरे पास आया जी x+3 और x-5। तो यहां से अगर आप देखो तो x+3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a इंटू x-5, a इंटू x-5। यहां से x-5 इस x-5 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा b इंटू x+3। ठीक है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पर ये लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर आपके पास बिल्कुल सेम आ जाएगा आपकी राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के, और वो दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा 5x-7 इज इक्वल्स टू a इंटू x-5 प्लस b इंटू x+3। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड पर आपके पास ये टर्म्स बचेंगी और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये 5x-7 बचेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस इक्वेशन में से a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने अपने जो लीनियर फैक्टर्स हैं इनको 1 by 1 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू देख लेनी है आपके पास क्या आती है। x+3 को अगर 0 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी -3, और जब आप x-5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 5, यहां भी x की जगह पर 5 लगा लिया, बाकी ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा। a भी वैसे ही, जब यहाँ आप 5 रखेंगे 5 - 5 यू गेट 0, यहाँ भी मैंने x की जगह पर 5 रख दिया, तो 5 + 3 8 आ गया। 5 5 is 25, 25 - 7 you get 18। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4s are 8, 2 9s are 18। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 9/4। ठीक है, उसके बाद x को मैं रखने लगी हूँ -3। इस इक्वेशन में रखना है जिसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो x की जगह पर मैंने लगा दिया -3, आगे -7 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ जब आप -3 रखेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब आप -3 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 - 5। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास आ गया -3 - 5, ये वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। तो ये माइनस प्लस 5 and 3 8 आएगा आपके पास, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो 5 बड़ा है, 5 के साथ माइनस है, इसलिए ये -8a आ गया आपके पास। ये 5 3 15 हो गया, -15 -7 करेंगे यू गेट -22, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 22 को आप 8 पे डिवाइड करें, कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 11s are 22, 2 4s are 8। ठीक है, तो अब a की वैल्यू आपके पास आई है 11/4 और b की वैल्यू आपके पास आई है 9/4। अब ये 11/4 और 9/4 आपने कहां पुट करना है? आपने अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है। लेट मी हाईलाइट इट। इस इक्वेशन में आपने पुट करना है a और b की वैल्यूज। ठीक है, आपने a और b की वैल्यूज यहां रखनी है, आपने फिर एंड पे कहना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आप देख लें, a के नीचे x+3 है, b के नीचे x-5 है। a की वैल्यू आपके पास आई है 11/4 और b की आई है 9/4। तो ये 11/4 लिखा मैंने, x+3 नीचे था, a के वो साथ ही रहेगा। b की वैल्यू आई है 9/4 और b के नीचे x-5 था, तो वो आपके पास एज इट इज रहेगा। उसके बाद अगेन 11/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, 9/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। 1/x+3 की इंटीग्रेशन अब आपको पता है log of x+3 आ जाएगी, और 1/x-5 की इंटीग्रेशन आपको पता है log of x-5 होती है, और आगे आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में जी आपकी लक थोड़ी सी काम कर गई, उसने पहले ही आपको लीनियर फैक्टर्स बनाकर दे दिए, अब आपको उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स उसने बना दिए, आपने सिर्फ देखना है कि दोनों लीनियर्स हैं और दोनों नॉन रिपीटेड है। तो अगेन आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करना है, आपने एक कांस्टेंट लेना है, उसके नीचे पहला फैक्टर लिखना है, फिर आपने दूसरा कांस्टेंट लेना है, उसके नीचे दूसरा फैक्टर लिख देना है। अगेन जब आप एलसीएम लोगे, ये तो आपको पता चल गया कि एलसीएम में आपके पास x+3 और 2x-1 आएगा। ठीक है, एलसीएम में x+3 और 2x-1 आएगा, तो x+3 और 2x-1 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, x+3 और 2x-1 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एलसीएम आपके पास x+3 और 2x-1 आ जाएगा। यहां से आप देखो x+3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a इंटू 2x-1, यहां से 2x-1 इस 2x-1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा b इंटू x+3। ठीक है, और एलसीएम आपके पास, आपको पता है आपके पास आना है जी यहां लिख देती हूँ, एलसीएम आपके पास आना था x+3 और 2x-1। ठीक है, और बिल्कुल सेम यही दोनों चीजें आपके पास यहां पर भी लिखी हुई थी, x+3 और 2x-1। तो ये फिर आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाने थे, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो इसलिए जो चीज कैंसिल आउट हो जानी थी उसको मैंने लिखा ही नहीं, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद जो दो आपके लीनियर फैक्टर्स है उनको 1 बाय 1 आप 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और अपनी इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखें जी, पहला लीनियर फैक्टर आपके पास है x+3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, दूसरा आपके पास है 2x-1, तो जब आप 2x-1 वाले को 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 2 यहाँ पर आपके पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक दफा आपने x को -3 रखना है, एक दफा आपने x को 1/2 रखना है। तो पहले हम -3 रखने लगे हैं, यहां मैंने x की जगह पर -3 रख दिया, +8 वैसे ही, a भी वैसे ही, ये वाला 2 भी वैसे ही, यहां मैंने x की जगह पर -3 रख दिया, आगे -1 भी वैसे ही। यहां जब आप -3 रखेंगे तो -3 + 3 यू गेट 0। ठीक हो गया, उसके बाद ये -3 इंटू 2 करेंगे, यू गेट -6, -6 एंड -1 यू गेट -7, और -3 इंटू 5 करेंगे -15, -15 + 8 करेंगे -7, -7 से कैंसिल हो जाएगा, या आप यूं कह लें कि -7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आकर -7 से ही डिवाइड होगा तो यू गेट 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि 2x-1 को फिर आप 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया आपको। ठीक है, अब मैंने अपनी इक्वेशन में x की जगह पर 1/2 रखना है। तो इक्वेशन आपके पास थी कुछ इस तरह से, 5x + 8 इज इक्वल टू a इंटू 2x-1 प्लस b इंटू x+3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन थी। यहां पर जहां जहां मेरे पास x आ रहा है उसकी जगह पर मैंने 1/2 लगा दिया। आप देख सकते हो यहाँ भी x की जगह पर 1/2 लगा दिया, यहाँ भी x की जगह पर 1/2 लगा दिया, और यहाँ भी x की जगह पर मैंने 1/2 लगा दिया। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 करेंगे, यू गेट 0। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी आप एलसीएम इन दोनों का ले रहे हो, तो एलसीएम आपके पास 2 आएगा, तो 2 से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें और 2 से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 3 2s आपके पास 6 हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल होकर आपके पास 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, 2 आपका एलसीएम आ रहा है, तो 2 से आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 से आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5।
तो ये 6 + 1 7 आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा आपके पास। यहाँ 16 + 5 करेंगे तो यू गेट 21/2। उसके बाद ये 7 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इधर लाओगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, यहाँ से आप देखो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 1 7 7 3 21, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, b की वैल्यू 3 आई है और a की वैल्यू आपके पास 1 आई है। आपको दिखा भी देते हैं, a की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, ये देखिए, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास 1 आई थी और a के नीचे आपने x + 3 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पर और नीचे x + 3, और b की वैल्यू आपके पास 3 आई है और नीचे लिखा हुआ है 2x - 1। तो ये मैंने लिख दिया जी 1/x + 3 और b की वैल्यू 3 आई है ओवर 2x - 1। अब आपने इंटीग्रेट करना है, मैंने लिख दिया इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ मैंने इंटेग्रल्स अप्लाई कर दिए। ये आपका लॉग में चला जाएगा। यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर भी आपके पास इधर पावर 1 है। अब आपने चेक करना है क्या नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, तो जब आप 2x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 2 - 0 2, ऊपर आपको 2 चाहिए, ठीक है। तो 3 मेरे पास कांस्टेंट है, उसको मैंने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया। फिर मैंने देखा कि इसका डेरिवेटिव मुझे 2 चाहिए, तो 2 नहीं है मेरे पास, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब मेरे पास नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये नीचे वाला फंक्शन मेरा लॉग में चला जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 × log of 2x - 1। अब आपने ये नहीं कहना कि ये वाला 2 कहाँ गया है, ये फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो इसकी इंटीग्रेशन का आंसर लॉग में जाता है, ठीक है। तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव होना जरूरी है। ये जो 2 है ये इसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आगे आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 5 से इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।